हेलो दोस्तों, आपका RS क्लासेज बांदीकुई में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 या अध्याय 1 2000 न्यू सिलेबस दोस्तों चेंज हो गया है 2023 और 24। यानी दोस्तों 2022 और 23 में कुछ अलग था और 23 और 24 में कुछ अलग है। तो इसमें कुछ पॉइंट जोड़े भी गए हैं और कुछ पॉइंट हटाए भी गए हैं। तो आपको हमारी वीडियो में न्यू सिलेबस करवाया जाएगा दोस्तों। तो आप इसमें सबसे पहले हमारा दोस्तों इसकी प्रश्नावली 1 यानी अध्याय हमारा 1 है दोस्तों। अध्याय 1 में इसका इंट्रोडक्शन ये हमारी प्रश्नावली का नाम है दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन है, यानी प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी दोस्तों। इसमें सबसे पहले हमारी पहली परिभाषा है दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं प्रिमेय तथा अप्रिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों वास्तविक संख्या प्रिमेय संख्या भी हो सकती है और अप्रिमेय संख्या भी हो सकती हैं। इन दोनों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या है दोस्तों, उसकी दूसरी परिभाषा है क्या है दोस्तों, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम दो संख्या कोई स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या है, अन्यथा वह अवास्तविक संख्या है। यह जिस प्रकार दोस्तों उदाहरण के लिए 5 का स्क्वायर करने पर हमको 25 प्राप्त होता है, और उसी प्रकार दोस्तों -6/7 का स्क्वायर करने पर प्लस का 36/49 प्राप्त होता है। ये दोस्तों हमारी प्रिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक प्राप्त हो रही हैं तो धनात्मक। जिस प्रकार दोस्तों वर्गमूल 11 का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा दोस्तों और संख्या बच जाएगी। जिस प्रकार वर्गमूल 6 का वर्ग करने पर प्लस 6 बचेगा दोस्तों, वर्गमूल हट जाएगा। इसी प्रकार हम वास्तविक संख्या पढ़ी थी दोस्तों, उसी प्रकार काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या वे होती हैं दोस्तों जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। यानी दोस्तों उनका हम जैसे ही वर्ग करने जैसे दोस्तों किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें जैसे वर्गमूल -6, यानी दोस्तों वर्गमूल -6 इसका हम वर्ग करेंगे तो हमको दोस्तों ये वर्गमूल करने पर वर्ग तो हट जाएगा, लेकिन हमारे पास में माइनस संख्या आ जाएगी। जो माइनस है, जो वास्तविक संख्या नहीं होती है, जो ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है दोस्तों ये अवास्तविक संख्या है। तो हम दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा वर्गमूल के अंदर यदि नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह का मतलब दोस्तों माइनस का चिन्ह है हो तो संख्या कौन सी होती है दोस्तों, काल्पनिक संख्या होती है। इसके बाद में दोस्तों परिमेय और अपरिमेय, यानी दोस्तों हमने पढ़ा है वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। लेकिन हमको परिमेय संख्या भी तो पता होनी चाहिए, परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों 2, 3, 5, -1, -2, -3, 3/4, यानी दोस्तों P/Q के रूप में, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है,
क्यों बराबर 0 नहीं है। इसके बाद में दोस्तों परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या दोस्तों नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और इनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों 3 3 1 3 दोस्तों ये एक है ना दोस्तों, वो बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में। 3 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 यानी दोस्तों यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, 1 नंबर 1 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, आगे इसी प्रकार दोस्तों 4 5 6 बीच में 4 बार आ जाएगा, इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 4 वर्गमूल 5। ये सभी संख्याएं दोस्तों जो वर्गमूल के अंदर होती हैं दोस्तों, वर्गमूल में हो और पॉजिटिव हो, वे सभी संख्याएं दोस्तों पॉजिटिव होती हैं। तो वो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं होती है क्योंकि ये दोस्तों इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकते। वे संख्याएं जो वर्ग के अंदर होती हैं, वे संख्या जो वर्गमूल के अंदर होती हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर होती हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जिन्हें हम किसी चीज को गिनने के लिए काम में लेते हैं। गिनने के लिए दोस्तों गिनती काम में लेते हैं। गिनती नेचुरल नंबर क्या नेचुरल संख्या क्या होती है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक चलती हैं दोस्तों। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जो 0 से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती हैं। इसी प्रकार दोस्तों पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो अनंत से अनंत नेगेटिव से अनंत पॉजिटिव तक, अनंत पॉजिटिव से अनंत नेगेटिव से अनंत पॉजिटिव तक जाती है। यानी दोस्तों पूर्णांक क्या होती है दोस्तों जो नेगेटिव और तथा पॉजिटिव दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। इसमें दोस्तों हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने का में प्रयोग करते हैं, ये संख्या धनात्मक होती है। ये संख्या प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है, नेगेटिव नहीं होती है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और ये धनात्मक होती हैं। इसके बाद में पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, यानी दोनों ये धनात्मक एवं पूर्ण ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का दोस्तों हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वास्तविक संख्या 2 भागों में बटी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये √2 √3 √5 √6 पाई दोस्तों जैसे उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इसमें 1 0 बढ़ती जाएगी, 1 0 1 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 यानी डॉट 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 अनंत तक चलती रहेगी ये संख्या। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वास्तविक संख्या रेखा। यानी दोस्तों वास्तविक संख्या, जैसे वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ी है दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब उनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, तो हम एक रेखाखंड खींचेंगे दोस्तों, इसमें बीच में एक 0 होता है दोस्तों, बीच बिंदु मध्य बिंदु दोस्तों 0 होता है। 0 के दाईं ओर 0 के दाईं ओर तो पॉजिटिव और 0 के बाईं ओर नेगेटिव संख्या होती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 0 के बाईं ओर तो नेगेटिव और 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो इसको हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों वास्तविक संख्याओं के 2 अति महत्वपूर्ण गुण। यानी वास्तविक संख्याओं में दोस्तों 2 गुण पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
या कलन विधि, ये दोस्तों अपने कोर्स से हटा दी गई है। ये विधि को हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि को हमारे न्यू सिलेबस में दोस्तों इसको हटा दी गई है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है दोस्तों अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ये दोस्तों हमारी मेन परिमेय है, इसका ही उपयोग करेंगे दोस्तों हम। हमारे पास में अब वास्तविक संख्याओं की दो अति महत्वपूर्ण, इसमें से यूक्लिड विभाजन तो हटा दिया गया है। अब इसी अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ये दो परिमेय होती हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, यह दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक यानी दोस्तों हमारे पास में नेगेटिव संख्या नहीं होगी। इसमें दो पूर्णांक दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन के अंदर दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे। दोनों जो दो संख्या होंगी दोस्तों, तो दोनों ही धनात्मक होंगी। तो इसका एचसीएफ निकालने की विधि, यानी दोस्तों यह यूक्लिड विभाजन क्या है दोस्तों, यह केवल यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकालने की एक विधि है। दो धनात्मक हमने मान लिया दोस्तों पूर्णांक ए और बी है, जहाँ बी ए है, बी से बड़ा है, यानी दोस्तों ए बड़ा है और बी छोटा है। इस प्रकार दोस्तों इसके बराबर हम लिखेंगे दोस्तों ए बड़ा है, तो ए कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, बी इंटू क्यू प्लस आर प्लस यानी दोस्तों ये ए तो हो गया दोस्तों, ए तो हो गया दोस्तों भाज्य, बी हो गया दोस्तों भाजक, क्यू हो गया दोस्तों भागफल, और आर क्या हो गया दोस्तों शेषफल। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण लेता हूं दोस्तों, हमारे पास में ए बड़ा है बी से, यानी दोस्तों बी 5 मान, ए 5 मान लिया और बी 2 मान लिया। अब दोस्तों बड़ी संख्या को हम भाग के अंदर रखते हैं, यानी दोस्तों भाज्य संख्या उसको तो हम भाग में रखते हैं, और जो छोटी संख्या उसका भाग देते हैं, यानी भाग देंगे दोस्तों 2 का। तो इसमें दोस्तों 5 यानी 2 पर जाएगा दोस्तों, और कितना आएगा दोस्तों 2 दूनी 4, तो इसमें से क्या बचेगा दोस्तों 1। अब दोस्तों हमारे पास में ये संख्या आ गई। अब दोस्तों हमको ए, यानी ये हमारा ए है, ये ए है दोस्तों। ए हमको किस प्रकार प्राप्त होगा दोस्तों, ए बरोबर भाजक कौन सी संख्या दोस्तों, ये भाजक इंटू क्यू क्या है दोस्तों, ये भागफल प्लस ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसमें एक शेषफल है, तो ये क्या होगा दोस्तों 1, ये दोस्तों भागफल प्लस इंटू क्यू प्लस आर। यही हमको सिद्ध करना था दोस्तों, ये इस प्रकार होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास में एक और उदाहरण लेते हैं, 96 व 404 का एचसीएफ याद करना। यानी दोस्तों यहाँ पे 404 बड़ा है बी से, तो ये 404 क्या हो गया दोस्तों हमारा ए, और बी क्या हो गया दोस्तों 96। अब दोस्तों हम 96 का भाग 404 में देंगे, ये 404 ब्रैकेट भाग में आएगा, और 96 दोस्तों 96 का भाग देंगे, तो हम दोस्तों 96 का 4 पर भाग देते हैं, तो ये दोस्तों हमारे 384 बार 384 आते हैं। इसमें से हम घटाते हैं तो हमारे पास में 20 आता है, और ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है 96, तो 96 हो गया दोस्तों भाजक, 4 क्या हो गया दोस्तों भागफल, और 20 क्या हो गया दोस्तों शेषफल। इसके बाद में दोस्तों बी क्या, अब इसी में ये शेषफल है, अब शेषफल दोस्तों यहाँ पे भाजक बन जाएगा, और यहाँ पे ये भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, भाज्य संख्या बन जाएगी। ये तो ए बन जाएगा, और ये 96 था तो जो बी बन जाए, ये बी है ना दोस्तों, ये 96 है जो तो ए बन जाएगा, और 92 20 है जो बी बन जाएगा। तो इसमें हम भाग देंगे दोस्तों 96 को अंदर रखते ब्रैकेट भाग में, तो 12 20 चौक
20 चौक 80, 20 चौक 80, इसमें बचा दोस्तों 16। अब दोस्तों 20 को हम भाग में रखेंगे और दोस्तों इसको हम इंटू करेंगे। 16 में 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 एक बार जाएगा और हम दोस्तों 4 बार देंगे। 4 का भाग दोस्तों 16 में देंगे तो हमारे पास में 0 बच जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में शेषफल कितना आ गया दोस्तों 0। तो ये हमारा HCF हो गया, यानी वह संख्या, HCF वो होता है दोस्तों जो दोनों संख्याओं को, HCF वह होता है दोस्तों जो दोनों संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वह दो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में भाग दे दे। तो ये दोस्तों हमारे पास में हो गया। तो ये 404 को हम पहले से हम 404 को किस प्रकार करेंगे, 96 × 4 + 20। ये हमारा दोस्तों A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये Q और ये R हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें जमा देंगे। हमारा A क्या है यहाँ पे 96, B क्या है 20 × 4 क्या 4 Q हो गया और प्लस R क्या हो गया 16। इसी प्रकार 20 लाने के लिए हम 16 × 1 + 4 करेंगे और 16 को लाने के लिए 4 × 4 + 0 करेंगे। तो हमारा दोस्तों 404 व 96 का HCF क्या हो गया दोस्तों 4। इसके बाद में हमारी अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारी दूसरी प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये दोस्तों ये तो हमने पहले पढ़ी है, वो तो हमारी पर अब की बार हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। इसके बाद में दोस्तों हम अब इसी प्रमेय का प्रयोग करके HCF और LCM ज्ञात करेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनफलों के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी दोस्तों इसको दोस्तों समझने के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट ये हमको देखने पड़ेंगे दोस्तों। पहला, वे संख्या जिन्हें दोस्तों हमारे पास में मान लिया हमने हमारे पास में क्या है दोस्तों, दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं क्या है दोस्तों हमारे पास में, एक तो हो गई दोस्तों 50 और एक क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में 210। तो दोस्तों इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, ये 2 का भाग दोस्तों अभाज्य संख्या 2 हमारी, इसमें भाग देंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों हमारा 25। फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5। फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे और 210 में दोस्तों सबसे पहले देंगे 2 का, तो कितना आएगा दोस्तों 105। फिर दोस्तों 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 335 तिया कितना होता है दोस्तों 105। फिर दोस्तों इसमें हम 5 का भाग देंगे, फिर आएगा दोस्तों 7, फिर 7 का भाग देंगे और 1 आएगा। तो यानी दोस्तों ये कॉमन, यानी दोस्तों इसमें से जो संख्याएं मिलेंगी वो तो हो गया दोस्तों हमारा HCF। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो संख्याएं मिलती हैं वो तो हो जाता है हमारा HCF इसमें दोस्तों 2 होगा। और LCM क्या होता है दोस्तों, वे संख्या जो दोनों विभाजित करते हैं, यानी अधिक से हम 3 2 3 5 7, यानी इनको इंटू करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 2। ये हमारा HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 7 में 35 दोनों 2, यानी वापस हमारा HCF कितना होगा दोस्तों 210, जो हमारे आंसर है। यानी दोस्तों HCF और LCM हम थोड़ी सी देर बाद में सीखेंगे। इससे पहले हमने ये सीख लिया है देखिए ये तो हमको 50 के विभाजन कैसे कर दिया दोस्तों, हमने 50 के विभाजन कर दिया दोस्तों 2 × 5 × 5। यह दोस्तों हम 2 की घात 1 और 2 × 5 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 210 को हम किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 या 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। इनके ऊपर दोस्तों एक एक घात है तो हम इसी प्रकार लिखेंगे। इसके बाद में अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हमको पता भी तो होना चाहिए दोस्तों। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें गुणनखंड जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, यानी जो दोस्तों उनके टुकड़े संभव नहीं हो। यानी दोस्तों हमारे पास में ऐसे संख्याएं जिनके टुकड़े संभव नहीं हो। वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। यानी वे संख्या जिनमें स्वयं यानी अपने आप का संख्या का भाग जाए या एक का भाग जाए। यानी एक तो सभी संख्याओं में दोस्तों सभी संख्याओं में भाग जाता है, लेकिन वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाता है, जैसे दोस्तों 2 हो गई। 2 हमारी अभाज्य संख्या है। इसमें दोस्तों 2 का केवल 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। जिस प्रकार 3, इसमें दोस्तों 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा 5। ये हमारी संख्या हो गई दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये दोस्तों डॉट 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 हम ज्ञात कर सकते हैं। एक इसके बाद में लिखेंगे दोस्तों एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। यानी दोस्तों यह न तो अभाज्य यह नहीं अभाज्य है, यानी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है एक। इसके बाद में दोस्तों हमको मालूम होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव हो। वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव हो, जैसे दोस्तों हम 4 का गुणन उनका इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 यानी 4 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 6 का भी हम 2 इंटू 3 का तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 4 को दोस्तों हम 2 की पावर 3 यानी 2 2 2 3 पर 2 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 10 को भी 2 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। और 12 को भी दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यानी वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जिनके वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं के अलावा होती हैं। यानी दोस्तों ये संख्याएं है ना, उनके अलावा जो वो सभी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा। 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है तथा अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या नहीं है। यानी दोस्तों ये इन दोनों संख्याओं के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये दोनों का ध्यान रखना है हमको, ये भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हमारा पॉइंट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ याद कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जबकि अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ व एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। यानी दोस्तों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। एचसीएफ है तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक यानी मैस है। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसको क्या कहते हैं दोस्तों एचसीएफ। या दोस्तों संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी दोस्तों एचसीएफ क्या होती है दोस्तों कि इसका हम टुकड़े करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमारे पास में 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी है दोस्तों, 6 और बी 12। तो हम दोस्तों इनके अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का 1 बार, और 12 का देंगे तो 12 6 दूनी 12 3 और 1। यानी दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास में 2 की घात 2 और 3, 2 की घात 2 3। या दोस्तों ये उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों 20 का उदाहरण ले सकते हैं।
तो हम 20 का विभाजन कैसे करेंगे, 2 दाई का 20 और 2 पंजो 10 और 5 एकम 5। तो इसमें भी दोस्तों 2 की घात 2 और 5 आ गई, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 और 5 की घात 1। तो ये है दोस्तों उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, यानी सबसे छोटी घात क्या है दोस्तों, इसमें 2 की घात 1 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या है दोस्तों 2 की 24, 24 में दोस्तों 24 का हम टुकड़े करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसकी हम दोस्तों ये हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 2 की घात ये हो गया, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2। तो दोस्तों हम एचसीएफ याद करेंगे, तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, वह छोटी संख्या जो गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड हो। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दोस्तों 3 है, तो 2 की 2 ले लेंगे। 2 की घात छोटी कितनी 2 है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे इंटू, इसके बाद में 2 की घात 3 कितनी बार है, 2 की घात 2 बार, 2 की घात 1 बार, 2 की घात 1 बार, 2 की घात 1 बार। तो हम दोस्तों यहाँ पे 3 ले लेंगे, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी दोस्तों हमारा एचसीएफ कितना होगा दोस्तों 12। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, यानी दोस्तों वह संख्या जो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, यानी हमने यहाँ पे दोस्तों छोटी संख्या देखी थी, छोटी घात देखी थी, अब इसमें दोस्तों उल्टा होता है, लघुत्तम समापवर्त है, ये होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक, यह दोस्तों लेस है, यानी लोअर सबसे छोटी घात, सबसे वह संख्या जो, इसके बाद में दोस्तों लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी दोस्तों वह संख्या जो सबसे छोटी सारी संख्याओं को विभाजित करती है, यानी वह सबसे छोटी संख्या यानी सब में विभाजित कर दे। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी में ही हमारा इसको उदाहरण है दोस्तों हमारा, जिस प्रकार दोस्तों 6 और 20 के टुकड़े क्या होते हैं दोस्तों, 6 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, 20 के टुकड़े होते हैं 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 5 की घात 1। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले लेंगे 2 की घात बड़ी से बड़ी क्या है दोस्तों, इसमें 2 की घात 2 इसको ले लेंगे, और 3 की घात बड़ी से बड़ी क्या है दोस्तों 1, तो 1 को ले लेंगे। इसके बाद में 5 की घात 1 यानी इसको ले लेंगे, इनको हम दोस्तों इंटू करेंगे तो 60 आएगा। अब इसमें दोस्तों हम एचसीएफ की याद कर सकते हैं, यानी इसमें वो होता है दोस्तों, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं दोस्तों जो सबसे छोटी घात वाली। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या आएगा दोस्तों 2 की घात 1, जो हमारा हमने पहली वाले क्वेश्चन में हल किया था। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कैसे है दोस्तों, इसमें संबंध होता है एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध, यानी दोस्तों एचसीएफ दोस्तों हमको 2 संख्या दी होंगी, किन्हीं 2 संख्या 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, यानी दोस्तों नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम में दोस्तों नेगेटिव संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसमें दोस्तों ए और बी का दोस्तों हम लेंगे एचसीएफ, और एलसीएम भी लेंगे, ए और बी का एलसीएम भी लेंगे, बराबर में क्या होगा दोस्तों ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणा। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों हमने पहले 6,20 का उदाहरण लेके रखा है, उसका दोस्तों एलसीएम हमको पता है 60 होता है, और एचसीएफ इसका क्या होगा, यानी दोस्तों हमको अभी हमने ये सूत्र लगाया था, इसके हिसाब से एलसीएम हमको दोस्तों 60 दे दिया, और हमको संख्या क्या दे दी दोस्तों, एक संख्या दोस्तों 6 दे दी,
और एक संख्या दोस्तों हमको 20 दे दी। तो हमको दोस्तों एलसीएम तथा एचसीएफ यानी हमको पता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए यानी ए इंटू बी, यानी संख्या का एलसीएम संख्या का एचसीएफ बराबर दोनों का गुणा होता है। तो हमको दोस्तों एलसीएम दे के रखा है, तो एलसीएम 60 हो गया इंटू एचसीएफ बराबर 6 इंटू 20। तो एचसीएफ दोस्तों यहाँ एक साइड रख लेंगे, ये दोस्तों यहाँ पे गुणा के अंदर है, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या इसमें चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो ये 6 दाई, ये दोस्तों 6 से एक जीरो कट गई और 6 से 6 कट गया। तो हमारा दोस्तों ये आ गया 2, जो हमारा हमने पहले याद किया था एचसीएफ याद करके रखा था 2। इसके बाद में दोस्तों हमारे इसमें दूसरी परिमेय है। दूसरी परिमेय क्या है दोस्तों, परिमेय ये हमारी इससे पहले वाली 1.1 थी, ये परिमेय हमारी दोस्तों 1.2 है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो दोस्तों स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी हमने मान लिया दोस्तों P एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करती है, P a को भी विभाजित करती है, तो P a भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी दोस्तों a क्या है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। यानी दोस्तों हमारे पास में मान लिया हमने P बराबर क्या माना है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या। ये हमारी 2 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। इसमें दोस्तों 2 के अलावा और किसी का भाग जाता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ए स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 2 संख्याओं का गुना। ए स्क्वायर का मतलब 2 संख्याओं का गुना। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है दोस्तों, ये होता है 16। तो इसको हम ए स्क्वायर को दोस्तों हम 16 लिखेंगे, तो इसको हम दोस्तों भाज्य, तो ये हमको हमने देखा है दोस्तों P a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 16/2 बराबर 8। इसी प्रकार दोस्तों P a को भी विभाजित करेगा, यानी P क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमने मान लिया P बराबर तो 2 और a क्या हो गया दोस्तों, इसका यानी स्क्वायर हटा देंगे, तो ये हम पे क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। तो इसमें आ गया दोस्तों 4/2, यानी इसका आंसर 2, यही हमारा आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हमको इसका एक और वीडियो बनाएंगे दोस्तों हम इसके इंट्रोडक्शन की। उसके बाद में हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, प्रश्नावली इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल RS क्लासेज बांदीकुई को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।